यस क्लास 8, आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा पढ़ेंगे। ठीक है, अब बताइए इस पाठ के लेखक कौन है? जब सिनेमा ने बोलना सीखा, इस पाठ के लेखक कौन है? जल्दी बताइए। मैम प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी, यस राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो प्रदीप तिवारी जी ने हमें इस पाठ में बच्चों क्या बताया है कि पहले और अब के समय का ज्ञान कराते हुए बताया है कि किस प्रकार से पहले की जो फिल्में बना करती थी सिनेमा, वो मूक हुआ करती थी। मूक का मतलब आप लोग जानते होंगे कि मतलब वो सिर्फ अपने हाव भाव से ही पूरा ड्रामा और पूरा एक्शन किया करते थे, मुंह से नहीं बोलते थे, है ना। तब ऐसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी सुविधाएं उत्पन्न हुई, ऐसा चमत्कार हुआ और फिर धीरे धीरे हमारी फिल्में जो है अब आप देखते हैं कि किस तरह की फिल्में बनती हैं जिसके अंदर हम उनकी भाषा, लैंग्वेज, गाना, सब कुछ, डायलॉग सब सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करिए, गीत शुरू करो। ओके मैम। पाठ 11 जब सिनेमा ने बोलना सीखा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बात करते देखो। देश की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थीं। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विज्ञापन भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे सुनो बेटा, अब यहाँ पर जो प्रदीप तिवारी जी हैं बता रहे हैं वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। यानी कि जिस तरह से उनके फिल्मों में इतने लोग जो पार्ट करते हैं वो सब उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली जो सवाक यानी बोलने वाली फिल्म थी, बोलती, सवाक का अर्थ है बोलना, बोलती फिल्म थी, उसका नाम था आलम आरा। तो ठीक है, पोस्टर जो छपते हैं फिल्मों की, लोग बताते हैं विज्ञापन के तौर पर पोस्टर वगैरह बना के लगाते हैं, तो पोस्टरों पर विज्ञापन की जो ये पंक्तियां, मतलब पहले के टाइम पर ये सब मूक हुआ करती थी, तो लगता था कि ये पहले क्या लगता था कि मूक होने की वजह से लगता था सब मुर्दा है, बोल नहीं सकते। तो जब सवाक फिल्में बनी, आला मारा बनी, तो उसमें लगा कि अब ये बोलने वाली जो फिल्में हैं सब बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं 100%, ऐसा ऐसा लगा। तो जो हमारे लेखक है प्रदीप तिवारी जी, उन्होंने इस बात को विज्ञापन जो पोस्टर के जरिए बताया कि किस तरह से 100% वो बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सबके सब जिंदा हैं, उनको बातें करते देखो, है ना। तो देश की जो पहली फिल्म आलम आरा के पोस्टर पर ऐसा विज्ञापन के रूप में छपा था। और 14 मार्च 1931 को की वो ऐतिहासिक तारीख है। अब याद कर लीजिए आप लोग कि हमारे सिनेमा जगत की जो ऐतिहासिक तारीख है 14 मार्च 1931। इस दिन भारतीय सिनेमा में बड़ा ही बदलाव आया था, सिनेमा के जो रूप रंग में बहुत बदलाव आया था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। सिनेमा जो हम लोग पहले सिनेमा मतलब फिल्म देखने जो जाते थे पहले के समय में, मूक हुआ करती थी, और 14 मार्च 1931 के दिन हमारे भारत में बोलती हुई फिल्म बनी थी। हालांकि वह दौर ऐसा था कि जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था, मतलब कि उस समय मूक फिल्मों को भी लोग देखने के लिए पसंद करते थे लोग बहुत ज्यादा, और देखने के लिए भीड़ लगी होती थी। मूक मतलब शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल और भी कई सारी मूक फिल्म, मतलब ऐसा नहीं था कि अब एक सवाक फिल्में बनी तो सारी की सारी सवाक,
बाकी जो पहले से बनती आ रही थी उनको पूरा किया गया, मूक वाली भी। तो इसमें क्या हुआ बच्चों की जब पहली एक मूक सिनेमा का ने प्रदर्शित किया बोलती हुई फिल्म, उस साल में बहुत सारी मूक फिल्में और भी बनी। ठीक है, उसी साल मूक फिल्मों की कई भाषाओं में बनी, मतलब मराठी, पंजाबी, तमिल, बंगाली और भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का जो नया दौर था वो शुरू हो गया था। लेकिन क्या हो गया कि अब जैसे पहले बहुत सारी फिल्में मूक बना करती थी और उस समय में भी बनी, लेकिन जब से पहली बोलती फिल्म बनी उसके बाद से एक नया दौर शुरू हो गया। और पहली बोलती फिल्म जो है वो आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे, मतलब पहली जो बोलती फिल्म थी वो थी आलम आरा। उस फिल्म का क्या नाम था? आलम आरा। और उस फिल्म को बनाने वाले फिल्मकार जो थे उनका नाम था अर्देशीर एम ईरानी। उनका नाम था अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929, यहाँ पर ये फिल्म बन के तैयार हुई है 1931 में, लेकिन अर्देशीर ने क्या किया था, 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सोबोट देखी थी। पहले उन्होंने 2 साल पहले उन्होंने एक हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी बोलती हुई, उसका नाम था सोबोट। ठीक है, उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी, उनको लगा कि हम भी ये काम कर सकते हैं, यानी हम भी जो है बोलती हुई फिल्म बना सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाया, मतलब उन्होंने एक पारसी स्टेज पर जो भी फिल्म नाटक दिखाया जाता था पहले के समय में, स्टेजों पर जो है बच्चों रंगमंच पर ड्रामा नाटक ऐसे ज्यादा हुआ करते थे, और वो ड्रामा नाटक भी एक तरह की स्टोरी ही हुआ करती थी, कहानी ही हुआ करता था। तो अर्देशीर को क्या लगा कि जो पारसी रंगमंच पर उन्होंने एक नाटक देखा था, लोकप्रिय नाटक, उसी को उनके मन में आधार हुआ कि इसी की पैटर्न पर, इसी के तरीके से हम अपनी फिल्म बनाएंगे। उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों इस फिल्म में ले लिए गए, मतलब उस नाटक में जो जो गाने प्रयोग किए गए थे, गाए गए थे, उसी सारे गानों को अर्देशीर ने क्या किया, अपनी पहली फिल्म आलम आरा में ज्यों का त्यों ले लिया था। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था कि हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं है। तब तो है कोई भी इतना पढ़ा लिखा नहीं होता था जो कि संवाद लिख सके, तो कोई भी संवाद लेखक नहीं होता था, ना ही कोई गीतकार होता था, कोई गाना गाने वाला भी अलग से नहीं होता था। इन सब की शुरुआत होनी थी, अभी ये जब बोलती फिल्म बनी तो इन सब की शुरुआत भी होनी थी, है ना। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अब उन्होंने सोचा कि अब जब फिल्म के गाने बजेंगे तो उसके लिए धुन भी चाहिए होगी, तो वो खुद स्वयं ही जो धुन बनाते थे उसी को चुने। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य था। जो फिल्म का संगीत था, आज के टाइम में अगर आप म्यूजिक सुनने जाते हो, गाना सुनते हो, उसमें कितने ही तरह के वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके गाने को पिक्चराइज किया जाता है। तब के समय में सिर्फ 3 वाद्य यंत्र थे। कौन कौन से? एक तो तबला था, एक हारमोनियम था, और उसके बाद एक वायलिन था। सिर्फ 3। इन्हीं का इस्तेमाल, इन्हीं के धुन पर, इन्हीं की म्यूजिक पर जो है आलम आरा में संगीत या गीतकार मतलब का प्रयोग किया गया। ठीक है, आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। जैसे आज के टाइम में अगर आप फिल्म देखने जाते हैं तो बहुत ढेर सारी लंबी सी लिस्ट बनी हुई आ जाती है ना, ये संगीतकार हैं, ये फिल्मकार हैं, ये जो है उन्होंने जो है संवाद लिखा है, ये गीत लिखा है, ऐसा सब कुछ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है, किसी का भी नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक जो थे वो बने WM खान थे। पार्श्व गायक का मतलब क्या होता है बच्चों? पार्श्व गायक का मतलब जो पीछे से गाने को बोलते हैं और जो हीरो हीरोइन होते हैं वो लिपसिंग करते हैं, है ना। तो वो जो पहले गायक थे वो कौन थे? WM खान। पहला गाना उन्होंने गाया था दे दे खुदा के नाम प्यारे। उन्होंने पहला गाना कौन सा गाया था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे। अगर देने की ताकत है, अगर देने की ताकत है, ये पूरा एक गाना की लाइन है। तो आगे पढ़िए, रीडिंग करिए। नेक्स्ट बच्चा हर्षित सिंह। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। मूक युग की
अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यही से प्रकाश प्रणाली प्रणाली बनी जो प्रणाली 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 बनी जो हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन तो दिए ही, अर्देशर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। यस बेटा, देखो आलम आरा अब एक मिनट, है ना। तो आलम आरा का जो संगीत उस समय था, फिल्म की जो शूटिंग शुरू हुई बच्चा, आलम आरा संगीत डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता था। डिस्क फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करके रखा जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? कि फिल्म की जो शूटिंग की शुरू हुई थी वो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग रात को करनी पड़ती, क्योंकि बाहर दिन के समय में शोर शराबा होता था, वो सब शूटिंग के रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। इसलिए जब रात को सब सो जाते थे तो ऐसे सन्नाटे में इसकी शूटिंग होती थी। अब रात के सन्नाटे में जब हम शूटिंग करेंगे तो अंधेरा होगा, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, तो इसलिए वहां पर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था की गई। कृत्रिम प्रकाश यानी कि ट्यूबलाइट, ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े लाइटों का प्रयोग करके दिन को रात बना करके उसकी शूटिंग की गई थी। प्रकाश में शूट कर लिया जाता था। और क्या होता, मूक फिल्में क्या होती थी बच्चों, वो ज्यादातर अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूटिंग कर लिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसमें आवाज तो आनी नहीं थी, खाली हमें अपनी एक्टिंग करनी होती थी। मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी थी। इसलिए इसमें यहाँ पर कृत्रिम मतलब की बनावटी लाइट की व्यवस्था करनी पड़ी थी। ठीक है। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म में हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबैदा थी, नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। यस बेटा, एक मिनट रुको। उस अब देखा आपने किस तरह से, तो अब ये उन प्रकार जो प्रकाश प्रणाली बनी वो आगे चलकर और फिल्मों के निर्माण में ये एक जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही। आलम आरा फिल्म बनाने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टार और तकनीशियन जो इस तरह की छोटी छोटी काम करते हैं फिल्मों को बनते समय में, उनको उन्होंने तो दिए ही। अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक्स और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। मतलब जो अर्देशीर की कंपनी थी उसने इतनी सारी फिल्में बनाई। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी, मतलब जिस तरह से अरेबियन नाइट्स फिल्म है उसी तरह की फैंटेसी थी। फिल्म में ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। मतलब इस फिल्म में हिंदी और उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा के लोकप्रिय बनाए। इसमें गीत संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जो थी वो जुबेदा थी और नायक थे विट्ठल थे। हीरो और हीरोइन कौन थे? जुबेदा और विट्ठल थे। वे उस दौर के सर्वाधिक परिश्रम पाने वाले स्टार थे। मतलब सर्वाधिक परिश्रम यानी कि सबसे ज्यादा उनका पैसा होता था, सैलरी जिसको बोलते हैं। आज के समय में जो हीरो हीरोइनों में आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा पैसा कौन लेता है एक फिल्म बनाने का, मालूम है आपको? सलमान खान। हाँ, सलमान खान। तो इसी तरह उस समय के जो है विट्ठल जो है सबसे ज्यादा परिश्रम पाने वाले थे, सर्वाधिक पाने वाले, पैसे पाने वाले थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा बहुत चर्चित है। मतलब जिस तरह से उनको चुना गया आलम आरा फिल्म के लिए, तो उससे संबंधित एक और भी बातें चर्चित है। वो ये कि विट्ठल जो थे उनको उर्दू बोलने में मुश्किल होती थी, क्योंकि वो उनको उर्दू बोलना नहीं आता था। पहले उनकी
बतौर नायक चयन किया गया था। पहले उनको क्या किया गया था, विट्ठल को कि नायक मतलब हीरो के रूप में चुना गया था उनको, मगर विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले उनको बतौर नायक चयन किया गया था, मगर इसी कारण से उन्हें हटाकर उनकी जगह पर महबूब को नायक बना दिया गया। मतलब कि विट्ठल को हटाकर महबूब को उनका नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए कि अरे ऐसे कैसे मुझे हटा दिया, नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने क्या किया, मुकदमा कर दिया है, मतलब कोर्ट में अपना मुकदमा डाल दिया। ठीक है, आगे। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्मों घोद फिल्मों के प्रमुख फिल्मोद्योग है, द्योग, फिल्मोद्योग के फिल्मों प्रमुख स्तंभ बने। फिल्मोद्योग के फिल्मोद्योग। प्रमुख हाँ, अब स्तंभ देखो बने। बेटा यहाँ पर उस दौर में उनका मुकदमा, जो जब उन्होंने मुकदमा कर दिया तो उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के बहुत मशहूर वकील हुआ करते थे, मतलब नामी जिसको बोलते, वो वकील हुआ करते थे। विट्ठल क्या हुए, बाद में मुकदमा जीते और भारत की जो पहली बोलती फिल्म के नायक बने। मतलब जो पहले विट्ठल बने थे उनको हटा दिया गया था, तो वो फिर से मुकदमा लड़के जीत गए और वो दोबारा से ही उस फिल्म के हीरो बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही, मतलब जिस तरह से वो कामयाबी प्राप्त करते उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वो लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे, मतलब उस तरह से नायक भी रहे मराठी फिल्मों में और स्टंटमैन भी बने। ठीक है, सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में, आलम आरा जो फिल्म थी उसके अंदर सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद थे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख, आगे चलने के बाद वो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने, यानी कि मजबूत खंभा जिसको बोलते हैं वो बने। आगे चलिए, नेक्स्ट बच्चा, चलिए नेक्स्ट 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 रीडिंग करिए स्टार्ट यहाँ से। यह फिल्म 14 मार्च। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भीड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, फारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषय वाली फिल्में भी बनी। ऐसे ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निमारित निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपना हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब
क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पदों पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन परिचित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर प्रतिबिंब प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर में एक मिनट हर्षित, ये पहले ध्यान दो। अब देखा आपने यहाँ पर कि सवाक फिल्में यहाँ से है, ठीक है। अभी सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, सॉरी यहाँ से और ऊपर से बनाना ना ये। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। फिल्म बच्चों 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। जैसे कि आज के टाइम में अगर कोई फिल्म बहुत अच्छी आती है और लोग उसको देखने के लिए इतने टाइम तक जाते हैं और सिनेमा हॉल बुक होता है तो वो बहुत बड़ी बात होती है ना। इसी तरह से 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस को नियंत्रण में रखना पड़ता था। पुलिस को रखना पड़ता था कि भाई कंट्रोल में लाइन में ऐसे जाना हो, ठीक है। मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। जो समीक्षक थे देख करके उसके बारे में बोलने वाले, वो उसको फिर भड़कीली या फैंटेसी ऐसी फिल्मों का नाम दिया करते थे। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखी अनुभव थी। यानी कि दर्शक जो थे उनके लिए ये फिल्म देखना एक नई सी बात थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों तथा अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना जाता। मतलब विषय क्या लिया जाए फिल्म बनाने का, तो ये लिया जाता था। क्या लिया जाता था? पौराणिक कथा, पुरानी कथाएं, पारसी रंगमंच के नाटक, अरबी की प्रेम कथा, है ना। और इन्हीं सब विषय को चुन करके इसको आगे बढ़ना था। इसके अलावा सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में बनी एक ऐसी फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर लगी। मतलब इस तरह होने की वजह से उनके ऊपर इनकी तीखी नजर का सामना करना पड़ा। सवाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत करने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशित इतने विनम्र थे कि वे जब 1956 में आलमारा के प्रदर्शित होने के 25 वर्ष जब पूरे हो गए थे तब उनको सम्मानित किया गया था। किस नाम से सम्मानित किया गया था? भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर सम्मानित किया था। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी है ना, तो इस तरह से उनको भी भारतीय सवाक फिल्मों का पिता के नाम से उनको सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने इस मौके पर बच्चों बोला था कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऐसे कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो देश के लिए अपना जरूरी योगदान दिया। बस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन मैंने एक योगदान दिया है देश के लिए, कुछ अच्छा बेटर दिखाने का। जैसे देखो कि जब हमारे आजकल ओलंपिक गेम हो रहे हैं उनमें हमारे देश के लिए कोई स्वर्ण, कांस्य और ये सब जीतते हैं तो सारे इंडिया में लोग जगह जगह गरीब मोहल्लों में खुशियां मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि देश के लिए उसने जीता है ना। तो इसी तरह वो भी कह रही है कि वो जो भी कर रही है सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही है, मतलब अपना करना है और बेहतर बनाना है इसको फिर से। अब जब पहली बोलो, अब इसके बाद बोलो, जब पहली फिल्म करो, आगे करो। जब पहली बार अब सिनेमा ने, रीडिंग करो। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया,
सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता और अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, देखो क्योंकि पहले अब तो बोलने पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं होती थी, सिर्फ एक्टिंग करने आना चाहिए, बस एक्टिंग करा लो, है ना। तो एक्टिंग करने के बाद क्या होता था, वो बोलने की जरूरत ही नहीं, पढ़ा लिखा होने की, संवाद पढ़ने की, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन जब से बोलती हुई फिल्म बनने लगी तो तब से क्या हो गया कि पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि जो संवाद होता था, ये उसको देख करके बोलना होता था, याद करना होता था, इसलिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होने लगी। यस। पढ़े लिखे अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। अब मुझे संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक संवाद दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पद पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में दह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आजादी थी, जिससे आगे चलकर हमें दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर प्रतिबिंब उभरने लगा, फिल्मों उभरने में। लगा, है ना। तो जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा तो उसमें पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ी। अब जो है संवाद भी बोलने पड़ते थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहले क्या होता था, जब मूक फिल्में बना करती थी तो पहले पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले, उछल कूद करने वाले, ऐसे अभिनेता को से ही काम चल जाया करता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी, यानी गाना गाने की। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक और दौर की जो फिल्में, उस समय जो आलम आरा के बाद जो और भी ऐसी फिल्में बनी बोलती हुई दौर में फिल्में, कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। मतलब तब से जो है बहुत सारे गायक अभिनेता ये लोग नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व भी बढ़ गया। मतलब इस तरह की फिल्में बनाने से हिंदी और उर्दू का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ है। सिनेमा ज्यादा देसी हुआ। एक ऐसी ही नई आजादी थी जिसमें आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों के में बेहतर होकर उभरने लगा। यानी कि जैसे हमारा जीवन है, फिल्में ज्यादातर आप देखोगे लोगों के जीवन काल से जुड़ी हुई बनती है स्टोरी के रूप में। तो अब वो एक तरह से फिल्मों में और उसको बनाकर बेहतर उभरने लगा है। यस, आगे पढ़ना जरा, ये लास्ट पेज जल्दी से पढ़ो। मैम कैन आई रीड नैतिक वर्मा? हाँ पढ़ो। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना के हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। हाँ, एक मिनट बेटा। अभिनेता अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के, जैसे आज के भी समय में जब फिल्में बनती हैं, किसी हीरो आपके पसंद होता है, आप उस हीरो की स्टाइल देख के अपनाने लगते हो। आजकल के लड़के बाल कटवाते हैं तो यहाँ डिजाइन बना लेते हैं, है ना। जैसे कि कोई फिल्मों में किसी को देखते हैं तो वो भी ऐसा करने लगे। तो उसी तरह पहले के समय में भी सुलोचना नाम की जो हीरोइन थी, उसकी जो बालों की हेयर स्टाइल थी, लड़कियां औरतें उसको अपना लेती थी अपने बालों के केस सज्जा में और ये सब। तो अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयता के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया, यानी कि भारतीय लोगों के अलावा ईरान के रहने वाले लोगों ने भी अभिनय किया है। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में पसंद की जाने लगी। मतलब ये खाली भारत की बनी बोलती फिल्म थी, ये सब जगह पहुंच गई और सबके मन में पसंद की जाने लगी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हुआ था। ये है हमारे जब सिनेमा ने बोलना सीखा है चैप्टर, और इस पाठ के लेखक है प्रदीप तिवारी। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर भेजें, इसके अंदर वर्ड मीनिंग भी होगा, आप कर लेंगे। बाकी कल हम डिस्कस करेंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है। वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ये है आपके 1 2 3 4 5 6 7 हैं, लिख लीजिएगा।
मैम उद्देश्य उद्देश्य है हमें भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास के विषय में पढ़ना, भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास के विषय में पढ़ना। ठीक है, क्या लिखोगे उद्देश्य? बोलो क्या लिखोगे? भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास के विषय में पढ़ना। यस यस यस, ये उद्देश्य होगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर अगले क्लास में करेंगे।